नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। दोस्तों, आज के मैं अपने वीडियो में बेसिकली बात करने वाला हूं बजट की। बजट के ऊपर मैंने कई वीडियो बनाए हैं। आज हम बजट के कंपोनेंट पे बात करेंगे। बजट का जो ये चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जाइए, यूपीएससी हो, यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट की जाने वाली कोई भी परीक्षा हो, पीसीएस हो या कोई भी परीक्षा हो, आप देखेंगे पब्लिक फाइनेंस से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। तो पब्लिक फाइनेंस को अगर समझना है तो बजट को आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, बड़े मन से समझना होगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि पब्लिक फाइनेंस का जो सिलेबस है वो एक्चुअली किसी भी अच्छे बुक से कवर नहीं हो पाती है। तो आपको कई किताबें पढ़नी पड़ती है पब्लिक फाइनेंस के लिए। अगर आप सिर्फ मेरा वीडियो देख लें तो किसी भी एग्जाम के लिए आप जा रहे हो, ये बजट आपके लिए बिल्कुल आसान कर देगा। तो आपको मैंने पहले भी बताया है कि बजट होता क्या है। बजट गवर्नमेंट की आने वाले वित्तीय वर्ष की अनुमानित प्राप्तियों और व्ययों का एक विवरण है। ये क्या है? एस्टिमेशन ऑफ गवर्नमेंट रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर फॉर अपकमिंग ईयर। जो अपकमिंग ईयर है उसके लिए गवर्नमेंट के जो भी प्राप्तियां हैं या फिर व्यय हैं उसका एक अनुमान होता है। बजट दो भागों में बटा होता है, मैंने आपको बताया है। पहले को हम कहते हैं रेवेन्यू बजट, राजस्व बजट, और दूसरे को हम कहते हैं कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट चूंकि बजट शब्द है और बजट जो है प्राप्तियों और व्यय का विवरण है, इसलिए राजस्व बजट के दो भाग होंगे। पहले को हम कहेंगे रेवेन्यू रिसीट्स, इसको मैं ए कहता हूं। दूसरे को मैं कह रहा हूं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू बजट के दो भाग हो गए, रेवेन्यू रिसीट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल बजट के इसी तरह भी दो भाग हो गए, जिसको मैं सी और डी में बांटता हूं, कैपिटल रिसीट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब पूंजी प्राप्तियां और पूंजी व्यय। तो आप देखें बजट बेसिकली दो भागों में बटा है, रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट, राजस्व बजट और पूंजी बजट। इसी तरह राजस्व बजट भी दो भागों में बटा हुआ है, राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय। इसी तरह पूंजी बजट भी दो भागों में बटा हुआ है, पूंजी प्राप्तियां और पूंजी व्यय। इसको मैं बजट की ABCD कहता हूं। ए फॉर रेवेन्यू रिसीट्स, राजस्व प्राप्तियां, बी फॉर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राजस्व व्यय, सी फॉर कैपिटल रिसीट्स, पूंजी प्राप्तियां, डी फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजी व्यय। अगर आप बजट की ABCD जान जाएं तो पब्लिक फाइनेंस से कैसे भी प्रश्न पूछे जाए कॉन्सेप्चुअल आप जरूर कर लेंगे। तो दोस्तों, इसके पहले मैंने वीडियो में दो चीजों को क्लियर कर दिया है। रेवेन्यू रिसीट्स क्या होती है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होती है, उसको आप बहुत अच्छे से जाके देखें। अब मैं आज बात करने वाला हूं कैपिटल रिसीट्स क्या है, इसके कंपोनेंट क्या होते हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है और गवर्नमेंट इस रिसीट्स को कैसे प्राप्त करती है। तो आइए आज के वीडियो में मैं पूर्णतः बात करूंगा कैपिटल रिसीट्स, क्योंकि मैंने पहले ही अपने वीडियो में रेवेन्यू रिसीट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात कर ली है। अब मैं कैपिटल रिसीट्स पे बात करूंगा और नेक्स्ट वीडियो में कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करूंगा। तो आइए अब हम शुरू करते हैं कैपिटल रिसीट्स, पूंजी प्राप्तियां। कैपिटल रिसीट्स, पूंजी प्राप्तियां, यहां पे हो गया कैपिटल रिसीट्स। कैपिटल रिसीट्स, और कैपिटल रिसीट्स को मैं लिखूंगा सी, और सी फॉर हमारा है कैपिटल रिसीट्स, मतलब पूंजी या पूंजीगत प्राप्तियां। दोनों में कोई अंतर नहीं है, चाहे आप पूंजी प्राप्त कहिए चाहे आप पूंजीगत प्राप्तियां कहिए। सबसे पहले आप देखिए, बहुत ध्यान से देखिए और नोट्स बनाइए। बिना नोट्स बनाए हमारे लेक्चर लेने का आपका कोई मतलब नहीं है। कैपिटल रिसीट्स में कंपोनेंट क्या क्या आते हैं, किसी भी बुक में आप देखेंगे बहुत क्लियर कट नहीं होता है। सबसे पहला कंपोनेंट होता है लोन रिकवरी। लोन रिकवरी का मतलब है दोस्तों कि जो हम लोन बांटे हुए हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को, वो मुझे मिल रहा है, लोन की वापसी। आप इसको हिंदी में ऋण या लोन की वापसी कह सकते हैं। लोन की वापसी मतलब जो मैंने लोन दिया, जैसे भारत सरकार ने दिया नेपाल को लोन, भूटान को लोन या फिर मंगोलिया को, तो वो मुझे वापस कर रहा है। दूसरा इसमें होता है इंटरनल बोरोइंग। इंटरनल बोरोइंग का मतलब है दोस्तों आंतरिक उधारी। और आंतरिक उधारी का मतलब क्या है, मतलब देश की सरकार जो देश के भीतर से उधार लेती। अब देश के भीतर से किससे उधार देती है आंतरिक बोरोइंग में? सबसे पहले पब्लिक से लेती है।
पब्लिक से आपको मैं बता चुका हूं, ट्रेजरी बिल्स के माध्यम से ले सकती है, गवर्नमेंट बांड बेच के ले सकती है, तो पब्लिक से ले सकती है। इसी तरह फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंकों से ले सकती है। इसी तरीके से बैंकिंग सेक्टर, आप बैंक्स लिख लीजिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थोड़ा सा बड़ा आ जाता है, बैंक्स ले लीजिए, या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अगर लोन ले ले तो भी ये आंतरिक उधारी आएगी। इसका मतलब कैपिटल रिसीट्स का जो दूसरा कंपोनेंट है वो आंतरिक उधारी है, और आंतरिक उधारी में भी सरकार पब्लिक से लोन ले सकती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, बैंकों से और आरबीआई से। इसके अतिरिक्त गवर्नमेंट एक्सटर्नल बारोइंग कर सकती है। एक्सटर्नल का मतलब देश के बाहर से, देश के बाहर से उधारी कर सकती है। अब देश के बाहर से उधारी कैसे कर सकती है? एक तो बायलेटरल कर सकती है। बायलेटरल मतलब अमेरिका से ले ले, द्विपक्षीय। बायलेटरल का मतलब होता है द्विपक्षीय। दूसरा कैसे दे सकती है? वर्ल्ड बैंक से ले सकती है। फिर क्या ले सकती है? आईएमएफ से ले सकती है। फिर किससे ले सकती है? एशियन डेवलपमेंट बैंक से ले सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण इसमें होता है एक्सटर्नल कॉमर्शियल बारोइंग। इसको हम कहते हैं बाह्य वाणिज्यिक उधारी। बाह्य वाणिज्यिक उधारी, जब देश के बाहर से कॉमर्शियल लोन ले तो इसको हम कहते हैं बाह्य वाणिज्यिक उधारी। ये सरकार बहुत ज्यादा भारत में हमेशा लेती है, और ये सबसे ज्यादा महंगे रेट पर आपको गवर्नमेंट को मिलता है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे टफेस्ट लोन कौन होगा, तो यही होगा एक्सटर्नल कॉमर्शियल बारोइंग, जिसको हिंदी में बाह्य वाणिज्यिक उधारी कहेंगे। पहले अभी कंपोनेंट को आप लिख लीजिए, फिर मैं समझाता हूं। फिर आगे इसमें आ जाएगा कंपोनेंट के रूप में अदर लायबिलिटीज। अदर लायबिलिटी, अदर लायबिलिटीज का मतलब होता है अन्य देयताएं, और अन्य देयताएं में आता है जीपीएफ के माध्यम से, पीपीएफ के माध्यम से, या फिर ईपीएफ के माध्यम से भी सरकार एक तरह से लोन लेती है। और अंतिम लिखिएगा डिसइन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट, और इसका हिंदी लिख लीजिए विनिवेश। पहले आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको ये समझाता हूं एक एक करके। तो ये इसके कंपोनेंट हो गए डिसइन्वेस्टमेंट तक। अब यहां पे सबसे महत्वपूर्ण है पूंजीगत प्राप्तियों की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। इसको अगर समझ लें तो ये सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाती है। पहले आइए थोड़ा समझते हैं, फिर विशेषताओं पे आते हैं। देखिए, बजट मैंने क्या बताया आपसे कि बजट गवर्नमेंट की प्राप्तियों और व्यय का विवरण है। अब प्राप्तियां जो कैपिटल रिसीट्स होती हैं वो ऐसी गवर्नमेंट की प्राप्तियां होती हैं कि जब गवर्नमेंट लेती है ऐसी प्राप्तियां, तो गवर्नमेंट के ऊपर लायबिलिटी, लायबिलिटी का मतलब है उत्तरदायित्व तो सृजित हो जाती है। कहने का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए मैं हूं और मुझे कोई खर्च करना है, मेरी बहन की शादी है, तो मेरे पास रेवेन्यू के दो सोर्सेज हैं। एक तो मैं नौकरी कर रहा हूं, मुझे सैलरी मिलती है और मैं सेव करके रखा हूं 5 लाख रुपए। पहली चीज ये हो गई मेरी, तो वो हो गई मेरी रेवेन्यू रिसीट्स, जिसको मैं पहले पढ़ा चुका हूं। अब आई कैपिटल रिसीट्स, बहन की शादी में मुझे 15 लाख रुपए खर्च करने हैं और मेरे पास 5 ही लाख है। तो अब मैं क्या करूंगा? लोगों से उधार मांगूंगा। गवर्नमेंट के पास मान लीजिए कि सिर्फ जो है 1000 करोड़ है, और गवर्नमेंट को इकोनॉमी में खर्च करना है 2000 करोड़ रुपए, स्वास्थ्य के ऊपर, शिक्षा के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। तो गवर्नमेंट एडिशनल 1000 करोड़ रुपए कहां से लेके आएगी? 1000 करोड़ रुपया गवर्नमेंट इन्हीं सोर्सेज से लेके आएगी। मतलब अगर पहले किसी को ऋण दी है तो मांग लेगी। इसके अतिरिक्त देश के भीतर से ऋण लेती है, आंतरिक उधारी करती है, आरबीआई से ले सकती है, वाणिज्यिक बैंकों से ले सकती है, पब्लिक से बांड बेच के ले सकती है, ट्रेजरी बिल बेच के ले सकती है, किसान विकास पत्र, इंदिरा विकास पत्र से ले सकती है, डाकखाने के माध्यम से ले सकती है, आंतरिक उधारी। इससे भी नहीं काम चलेगा तो बायलैटरल लोन लेके आएगी, सॉवरेन डेट लेके आएगी, अमेरिका से मांग लेगा, जापान से ले सकते हैं आप, तो द्विपक्षीय इसको बोलेंगे। या फिर वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इनसे मांगेगी और फिर भी नहीं काम करेगा तो ये लेगी एक्सटर्नल कॉमर्शियल बारोइंग, बाह्य वाणिज्यिक उधारी। मतलब क्या हुआ? अब आपको कोई देश लोन नहीं दे रहा है तो अमेरिका के किसी कॉमर्शियल बैंक से लोन मांगेंगे, तो कॉमर्शियल बैंक बड़े हार्ड लोन देंगे। वो आपको 17-18% पे डॉलर देंगे ब्याज पे, और आपको जो है बायलेटरल लोन जहां 9% 10% पे मिल रहा था वो 17-18% पे दे रहे हैं। भारत सरकार, मैंने बताया कि एक्सटर्नल कॉमर्शियल बारोइंग, पूरे बारोइंग का लगभग 37 से 40% कॉमर्शियल एक्सटर्नल कॉमर्शियल बारोइंग लेती है। मतलब अमेरिका के बैंक से, जापान के बैंक से, यूके के बैंक से लोन मांगती है और वो महंगे दर पे आपको लोन देते हैं। इससे भी काम नहीं चलता है तो अदर लायबिलिटीज में जीपीएफ, पीपीएफ और ईपीएफ है। जीपीएफ, पीपीएफ और ईपीएफ क्या होता है? जब आप पापा से बात करते होंगे तो पापा कहते हैं कि मेरा जीपीएफ कट रहा है। इसी तरह जो न्यू पेंशन स्कीम में लोग हैं वो अपना पीपीएफ कटवा रहे हैं, या इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड। तो जो पापा ये पैसा कटा रहे हैं ना, एक्चुअली ये भी गवर्नमेंट को एक लंबा लोन दे रहे हैं। जीपीएफ 25 साल के लिए कटा, 30 साल के लिए कटा, ऐसे ही पीपीएफ 15 साल के लिए। तो गवर्नमेंट को एक लंबा, हम लोग इससे गवर्नमेंट को लोन ही दे रहे हैं। और
अंतिम में डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेश। देखिए क्या हुआ, अगर मेरी बहन की शादी है और मेरे पास 5 लाख रुपए है और मैंने अपने दोस्तों से लोन लिया, रिश्तेदारों से लोन लिया, सब कुछ किया और 5 लाख रुपए और इकट्ठा कर लिया, तो मेरे पास अभी 10 ही लाख है, लेकिन मुझे खर्च करना है बहन की शादी में 15 लाख। तो 5 लाख रुपए की व्यवस्था मैं कैसे करूंगा? एक बड़ा चैलेंज है मेरे सामने कि आखिर में वो 5 लाख रुपए एडिशनल कहां से आएंगे। एडिशनल 5 लाख रुपया इकट्ठा करने के लिए मैं अपनी परिसंपत्तियों को सेल कर सकता हूं। मुझे लगेगा कि मेरा एक जमीन है, अब बहन की शादी मेरी रुक जाएगी तो उसको 5 लाख में सेल कर दूं तो मेरे पास जो है एडिशनल 5 लाख रुपए आ जाएंगे, तो अब जाके मेरी बहन की शादी हो पाएगी। गवर्नमेंट को भी ऐसा लगता है कि जब वेलफेयर प्रोग्राम्स के लिए गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है तो गवर्नमेंट यहां पे क्या कर सकती है, अपने ही असेट्स को सेल करेगी। जैसे मान लीजिए, इसको हम बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। देखिए डिसइन्वेस्टमेंट शब्द जो है वो इन्वेस्टमेंट शब्द के उल्टा है। इन्वेस्टमेंट करती है गवर्नमेंट, तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट कोई कैपिटल गुड्स क्रिएट कर रही है, जैसे बीएसएनएल बना रही है, एनटीपीसी खोल रही है, या फिर कंस्ट्रक्शन करा रही है, या फिर नेशनल हाईवे बना रही है, एक्सप्रेस वे बनवा रही है। इसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट कर रही है। इन्वेस्टमेंट वो होता है जिससे इकोनॉमी की प्रोडक्शन कैपेसिटी, काम करने की क्षमता बढ़ जाए। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट एचएल ओपन कर रही है, किसी यूनिवर्सिटीज को स्टेब्लिश कर रही है, दैट इज इन्वेस्टमेंट। लेकिन जब पहले से निर्मित चीजों को सेल करना शुरू कर दे तो डेट कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट। देखिए यहां पे लिखा है डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेश। विनिवेश का मतलब जो पहले से आपके पास संपत्तियां हैं, अब उन संपत्तियों को आप सेल कर रहे हैं। जैसे HAL बना हुआ है हमारा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, उसके 10% हिस्से को सेल करें और वहां से हम जो है 500 करोड़ रुपए इकट्ठा कर ले। हम जो है BSNL का 10% हिस्सा बेच दे और उसे 1 लाख करोड़ रुपए इकट्ठा कर ले। इसको हम कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। जैसे मैं माइक्रो लेवल पे अपने सिस्टर के शादी के लिए अपने संपत्ति को, जमीन को बेचा और पैसा इकट्ठा किया, तो इसको हमने कहा, क्या कहा, कैपिटल रिसीट्स। इसी तरह गवर्नमेंट जब अपने लोक उपक्रमों को, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को, यूनिट को, इंटरप्राइजेस को सेल करने लगे और उससे रिसोर्स लेके खर्च चलाने लगे, तो इसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। अब जरा देखिए डिसइन्वेस्टमेंट क्या है। गवर्नमेंट के असेट्स में रिडक्शन है, परिसंपत्तियों में कमी है, इसलिए ये क्या होगा, कैपिटल रिसीट्स होगा। देखिए प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं कि दे दिया जाएगा कि ये क्या है, रेवेन्यू रिसीट्स है, कैपिटल रिसीट्स है, जैसे डिसइन्वेस्टमेंट पूछ दिया गया, या फिर पूछ दिया गया लोन रिकवरी क्या है, फिर यह पूछ दिया गया कि गवर्नमेंट ने ट्रेजरी बिल बेच के पैसा इकट्ठा किया है, वो रेवेन्यू रिसीट्स है कि कैपिटल रिसीट्स है। जब तक आप इसके विशेषताओं को नहीं समझेंगे तब तक आप क्लियर नहीं कर पाएंगे। पहले वाला वीडियो भी देखिए, रेवेन्यू रिसीट्स को क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, फिर मैं ए और बी सेक्शन करा चुका हूं, मैं सी सेक्शन करा रहा हूं। देखिए इसकी 2 विशेषताएं हैं कैपिटल रिसीट्स की। पहली जो है कि ये लायबिलिटी जनरेट करता है, लायबिलिटी जनरेशन ऑन गवर्नमेंट शोल्डर, लायबिलिटी जनरेशन ऑन गवर्नमेंट, मतलब सरकार के ऊपर उत्तरदायित्व सृजित करता है, सरकार के ऊपर उत्तरदायित्व सृजित करता है, उत्तरदायित्व सृजित करता है। पहला इसकी विशेषता है, पहले नोट करिए फिर इसको समझिए, सृजित करता है, सृजित करता है। दूसरा विशेषता है असेट्स रिडक्शन, सरकार के असेट्स में कमी आती है, संपत्ति में कमी, सरकार के संपत्ति में कमी आती है, संपत्ति में कमी आती है। और तीसरी विशेषता इसकी आई है लोन रिकवर, लोन की वापसी होती है, लोन रिकवर। और लोन रिकवर जहां आप लिखे हैं अभी इसको सर्किल कर लीजिएगा नोट्स बनाते समय। इसको मैं बताऊंगा कि मैं सर्किल क्यों कर रहा हूं, जब मैं आपको फिजिकल डेफिसिट पढ़ाऊंगा तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट उसमें आएगा। अब देखिए इसकी 3 विशेषताएं हो गई। एक, लायबिलिटी जनरेशन ऑन गवर्नमेंट शोल्डर, सरकार के ऊपर उत्तरदायित्व सृजन। इसका मतलब क्या है कि जो सरकार पैसा लेगी उसको प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मतलब मूलधन और ब्याज दोनों चुकाएगी, मूलधन और ब्याज दोनों चुकाएगी। अब जरा समझिए, अगर ये सरकार लेगी कैपिटल रिसीट्स तो उसका मूलधन और ब्याज दोनों चुकाना पड़ेगा। अगर मैं अपने बहन की शादी के लिए, अगर मैं अपने रिश्तेदार से पैसा लिया हूं या फिर मैं बैंक से लोन लिया हूं, तो इसको मैं कहूंगा कि ये मेरे ऊपर लायबिलिटी जनरेट कर रहा है, उत्तरदायित्व का सृजन कर रहा है, मतलब ये मुझे वापस करना पड़ेगा विथ इंटरेस्ट। मैं मूलधन भी दूंगा और ब्याज भी दूंगा। तो लायबिलिटी जनरेशन ऑन गवर्नमेंट शोल्डर का मतलब वही समझिए कि जब मैंने अपने बहन की शादी के लिए 5 लाख रुपया लिया था
तो मैं उसको बैंक को मूलधन भी दिया था और ब्याज, इसको बोलते हैं उत्तरदायित्व का सृजन। तो जितने भी इसमें एलिमेंट है, चाहे इंटरनल बारोइंग है, चाहे एक्सटर्नल बारोइंग है, चाहे जो है जीपीएफ पीपीएफ का पैसा है, गवर्नमेंट के ऊपर लायबिलिटी जनरेट करता है, गवर्नमेंट को ब्याज के साथ उसको वापस करना है मूलधन को। साथ ही साथ देखिए असेट्स रिडक्शन, इसके माध्यम से सरकार के संपत्ति में कमी आती है। जैसे मैंने कहा कि 5 लाख रुपए मुझे नहीं मिल रहे थे अपनी बहन की शादी में, तो मैंने क्या किया, 5 लाख रुपया कहां से इकट्ठा किया, मैंने अपनी जमीन को बेच डाला। अब गवर्नमेंट अगर एनटीपीसी को बेच डाले, बीएसएनएल के कुछ हिस्से को बेच दे, एचएल के कुछ हिस्से को बेच दे, तो उसकी भी तो संपत्ति में कमी आ रही है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कैपिटल रिसीट्स में कि या तो उसके ऊपर लायबिलिटी बढ़ जाएगी, उसको देना पड़ेगा प्रिंसिपल और मूलधन को, या फिर उसके संपत्तियों में कमी आ जाएगी। और तीसरी भी एक इसमें इंपॉर्टेंट है कि लोन की वापसी। अगर मुझे बहन की शादी करनी थी और मुझे 15 लाख चाहिए, मुझे 14 लाख रुपए मिले, तब तक मुझे याद आया कि मैंने अपने फ्रेंड अनूप को 1 लाख रुपए दिए थे 1 साल पहले, उसे मैं वापस ले लूं। तो लोन की वापसी अगर हो गई तो ये भी आपकी कैपिटल रिसीट, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये लोन वापसी पूछा जा सकता है। इसी तरह डिसइन्वेस्टमेंट पूछा जा सकता है कि बजट के किस पार्ट में आएगा, तो बहुत सावधान रहिए। ये किस में आएगा, आपके कैपिटल रिसीट्स में आएगा। तो कैपिटल रिसीट्स की दोस्तों हो गई 3 विशेषताएं। जब गवर्नमेंट कैपिटल रिसीट्स लेगी तो या तो उसके ऊपर लायबिलिटी जनरेट होगा, मतलब उसको मूलधन और ब्याज देना पड़ेगा। दूसरी विशेषता हो गई गवर्नमेंट के परिसंपत्ति में कमी आएगी, मतलब वो अपने परिसंपत्तियों को सेल करेगी और उससे पैसे उठाएगी। तीसरा जिसका ये हो गया लोन रिकवरी, जो दिए हुए लोन है उसकी वापसी होगी। अब अगर आप देखें तो कैपिटल रिसीट्स जो है गवर्नमेंट की, वो रेवेन्यू रिसीट्स से डिफरेंट नेचर की हो गई। रेवेन्यू रिसीट्स में आपको पहले लेक्चर ले चुका हूं। रेवेन्यू रिसीट्स में जब गवर्नमेंट पैसा प्राप्त करती थी तो उसके ऊपर किसी तरह की लायबिलिटी जनरेट नहीं होता था। जो गवर्नमेंट ने पैसा लिया उसको किसी को वापस नहीं करना होता था, ना तो प्रिंसिपल वापस करना था, ना इंटरेस्ट, ना गवर्नमेंट के ऊपर किसी तरह की कोई एक्स्ट्रा बर्डन आती थी। लेकिन यहां पे देखिए गवर्नमेंट के ऊपर लायबिलिटी जनरेट हो जा रही है या फिर उसके संपत्ति में कमी आ जा रही है। अब एक बार फिर से देखिए कैपिटल रिसीट्स में क्या हो गया, लोन रिकवरी। गवर्नमेंट जब इस पैसे को कैसे प्राप्त कर रही है, या तो गवर्नमेंट दिए गए लोन को वापस ले रही है, ऋण वापसी हो रहा है, या फिर देश में आंतरिक बारोइंग, आंतरिक उधारी, चाहे पब्लिक के माध्यम से, चाहे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से या बैंक के माध्यम से। अगर एक प्रश्न आपसे पूछा कि सरकार ने आरबीआई से 50,000 करोड़ रुपए लिए लोन के माध्यम से, तो ये किस में आएगा, बहुत ध्यान से उत्तर दीजिएगा, कैपिटल रिसीट्स में आएगा। क्योंकि जब आरबीआई से गवर्नमेंट ने ऋण लिया है तो उसको वापस करेगी। इसी से अगर एसबीआई से लोन ले ले तो भी उसको वापस करेगी। या फिर गवर्नमेंट, ये क्वेश्चन पूछा जाए कि गवर्नमेंट ने ट्रेजरी बिल बेच के पब्लिक से पैसा इकट्ठा किया, तो ये बजट के किस सेगमेंट में आएगा, तो कैपिटल रिसीट्स में। क्योंकि जब पब्लिक से इकट्ठा किया है ऋण तो पब्लिक को आपको वापस भी करना पड़ेगा। तो यहां पे आ गया आपका आंतरिक उधारी का मामला, चाहे वो पब्लिक से ट्रेजरी बिल के माध्यम से हो, बांड के माध्यम से हो, किसान विकास पत्र के माध्यम से, इंदिरा विकास पत्र के माध्यम से, राजीव गांधी इक्विटी फंड के माध्यम से, किसी तरह गवर्नमेंट लोन ले। इसी तरह एक प्रश्न और भी पूछा जा सकता है। मान लीजिए ये पूछा गया कि गवर्नमेंट ने वर्ल्ड बैंक से पैसा लिया, तो ये बजट में कहां आएगा। या फिर ये पूछा जाए कि गवर्नमेंट अमेरिका से 500 करोड़ रुपया लिया, कहां आएगा, तो ये आएगा कैपिटल रिसीट्स में। क्योंकि चाहे वो एक्सटर्नल बारोइंग बायलैटरल किसी देश से ले ले, वर्ल्ड बैंक से ले ले, आईएमएफ से, या किसी विदेश में किसी बैंक से वापस ले ले, पैसा उधार ले ले। तो अगर हम, ये क्वेश्चन पूछा गया कि मान लीजिए कि भारत ने जर्मनी के एक बैंक से 1,000 लाख यूरो लिया ऋण, या जो मान लीजिए 500 लाख जो है यूरो लिया ऋण, तो ये जो लिया है ऋण ये किस में आएगा, आपको एक्सटर्नल कमर्शियल बारोइंग। या फिर एक प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि कौन सा ऋण जो है सबसे टफ ऋण माना जाएगा, तो सबसे टफ एक्सटर्नल कमर्शियल बारोइंग को माना जाएगा, बाह्य वाणिज्यिक उधारी को माना जाएगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट को यहां पे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इसी तरह जीपीएफ पीपीएफ और ईपीएफ पूछा जा सकता है कि एक बजट के किस सेगमेंट में आते हैं, तो चाहे वो जीपीएफ पूछे, चाहे ईपीएफ, चाहे इसको अदर लायबिलिटी शब्द कहते हैं, अन्य देता है, ये सभी की सभी चीजें आपकी आएंगी कैपिटल रिसीट्स में। और डिसइन्वेस्टमेंट तो सबसे महत्वपूर्ण है, डिसइन्वेस्टमेंट को भी आप लोग सर्किल करिएगा, इसका भी हम बात करेंगे आपसे फिस्कल डेफिसिट में। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब मैंने आपको बता दिया कि जब गवर्नमेंट अपने ही संपत्तियों को सेल करे तो उससे पैसा लेके खर्च करे, तो वो भी कैपिटल रिसीट्स का पार्ट होगा। तो ये रहा दोस्तों बजट का सी, और सी फॉर कैपिटल रिसीट्स। कैपिटल रिसीट्स को आपने बहुत अच्छे से सीखा, अब इसका नोट्स बनाने की जिम्मेदारी आप पे है। अच्छे से नोट्स बनाइए, अगर नहीं समझ में आता है कमेंट करिए, मैं आपके साथ हूं, पूरी क्षमताओं के साथ हूं। आप भी अपने पूरी क्षमताओं के साथ मैदान में उतरिए, करो या मरो, डू और डाई, जीना है तो करना है।
तो दोस्तों बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, एग्जाम को अच्छे से दीजिएगा, मन लगा के पढ़िएगा, कुछ करके दिखाइए, कुछ बन के दिखाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड्स।